हम लोग देख रहे थे अंग्रेज मराठा युद्ध, माने मराठों अंग्रेजों का संबंध देख रहे थे, जिसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देख चुके, जो 1775 से 1782 के मध्य लड़ा गया था और जिसका अंततः 1782 की साल बाई की संध से, और इस संध का अंग्रेजों के पक्ष में सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि अंग्रेज भारत की सबसे बड़ी शक्ति मराठों की तरफ से लगभग 20 वर्षों के लिए निश्चिंत हो गए। यहां तक देखे रहे होंगे। अब आगे देखते हैं। प्रथम मराठा युद्ध के बाद मराठों की स्थिति और यही हम लोग देखेंगे। इसके तहत द्वितीय तृतीय अंग मराठा युद्ध देखेंगे और आज ये टॉपिक यहीं पे हम लोग खत्म करके क्लास स्थगित कर देंगे। हाँ, कल जो है हम लोग अंग्रेजों का या अंग्रेज कंपनी का पंजाब से संबंध देखें। प्रथम मराठा युद्ध, या चाहे तो आप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लिख दीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे कि 1775 की साल बाई की संध से मराठे और अंग्रेज जो है दोनों 20 वर्षों के लिए एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र हो गए। कंपनी ने इस समय का लाभ अन्य क्षेत्रों की विजय में लगाया। उधर मराठे जो थे उनको अवसर था वो इस बीच पुनर्गठित हो लेते। 1784 में पिट्स का इंडिया एक्ट आया था। इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट से कंपनी ने तटस्थता की नीति अपनाई और ये नीति जॉन सोर के समय तक 1798 तक बनी रही। कंपनी जब भारत की सबसे बड़ी शक्ति मराठों से निश्चिंत हो गई तो उसने इस समय का उपयोग, जैसा कि अभी हम बताए, अन्य क्षेत्रों की विजय में किया। लेकिन मराठे आपसी कला के चलते इस समय का कोई लाभ नहीं उठाए। अपितु आपसी कला के चलते वो और कमजोर ही होते गए। 18वीं सदी के अंत तक लगभग सभी बड़े और प्रमुख मराठा सरदारों की मृत्यु हो चुकी थी और अब मराठों को एक सूत्र में बांधे रखने वाला कोई नहीं था। 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई। महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई और उधर इसके बाद नाना फड़नवीस की भी मृत्यु हो गई। और देखेंगे इसी नाना फड़नवीस के बारे में पूना में रखे गए
अंग्रेज रेजिडेंट ने कहा था कि इस मराठा सरदार की मृत्यु के साथ ही मराठों का सारा सयानापन चला गया। मतलब यही अंतिम कूटनीतिक व्यक्ति था और ये 1800 में मरेगा। इसकी मृत्यु के साथ अब मराठों में कोई सफल कूटनीतिक नहीं रहा और महादजी सिंधिया पहले ही मर चुका है। और महादजी सिंधिया अपने समय का सबसे बड़ा सरदार था। उसने आगरा में एक आधुनिक शस्त्र निर्माण फैक्ट्री स्थापित की थी। अपनी सेना को विनोदावाइन नामक फ्रांसीसी से प्रशिक्षित करवाया था। सुधार करिए, विनोदावाइन नामक इटालियन था। इटालियन से इसने अपनी सेना को प्रशिक्षित करवाया था। और नाना फडणवीस सबसे योग्य कूटनीतिक था। आगे देखेंगे, इसी के साथ होलकरों में अहिल्याबाई होलकर जो एक योग्य शासिका थी, ये भी चल गई। मतलब 18वीं के अंत तक सारे प्रमुख और योग्य मराठा सरदार मर चुके थे। अहिल्याबाई के मरने के बाद तुकोजी होलकर शासक बने। तुकोजी होलकर योग्य सेनापति तो थे, लेकिन कूटनीतिज्ञता का उनमें अभाव था। और फिर तुकोजी होलकर के बाद जसवंत राव होलकर, मल्हार राव होलकर, ये सब होलकरों में शासक बने। अब देखिए आगे क्या होगा। तो अभी तक हम इतने बताए कि जो 20 साल का समय मिला, अंग्रेजों की तरफ से क्रियाशीलता की नीति थी, उसका मराठे फायदा नहीं उठा सके, कारण उनकी आपसी रंजिश थी। और 18वीं के अंत तक सारे प्रमुख मराठा सरदार मर गए। इनमें से फडणवीस के बारे में कहा गया है कि इस मराठा सरदार की मृत्यु के साथ ही मराठों की सारी सूझबूझ या उनका सयानापन चला गया। अब आगे की स्थिति क्या देखेंगे, ये तो यहां पर स्थिति क्लियर हो गई कि नाना फडणवीस राघोवा से अपने मामले निपटाने के बाद 1775 की सालबाई की संध से अंग्रेजों की तरफ से मुक्त हो गया। सही 1782, गलत होने बोल दिया। 1782 में सालबाई की जो संध हुई 1782 में, उससे फडणवीस अंग्रेजों की तरफ से मुक्त हो गया। अब नाना फडणवीस टीपू के विरुद्ध अभियान किया, लेकिन टीपू इस भय से कि कहीं मराठे अंग्रेजों से ना मिल जाए, मराठों को धन देकर उसे अपने राज को बचा लिया। अब आगे जो है नाना फडणवीस वो निजाम के विरुद्ध अभियान किया और निजाम से चौथ और सरदेश मुखी के मामले पर अभियान किया। 1795 में खरदा का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। और अब देखेंगे
इसमें दो चीजें हुई या दो तीन चीजें महत्वपूर्ण है कि निजाम जो है खरदा के युद्ध में अंग्रेजों से मदद मांगी, लेकिन अंग्रेजों ने निजाम की मदद नहीं की। परिणाम, निजाम अब अंग्रेजों से रुष्ट होकर फ्रांसीसियों की ओर आकृष्ट होगा। तो ये तो दक्षिण की राजनीति में बराबर चलेगा। निजाम बिना पेदी का लूटा है, सारा षड्यंत्र वही रचेगा, लेकिन कभी किसी ग्रुप में स्थायी रूप में नहीं रहेगा। कभी इधर भाग जाएगा, कभी उधर भाग जाएगा। युद्ध दो मामलों में इस दृश्य से विशेष महत्वपूर्ण है कि खरदा का युद्ध जो है वो अंतिम अवसर है जब लगभग सभी बड़े मराठा सरदार पेशवा की छत्र छाया में एक साथ होकर लड़े थे। इसके बाद कभी सब सरदार एक नहीं हो पाए। दूसरा, इस युद्ध में निजाम की तरफ से दो महिला बटालियनें भाग ली थी। निजाम के पास महिला बटालियन भी थी, महिलाओं की सेना भी थी। तो खरदा इसी मामले में महत्वपूर्ण कि अंतिम अवसर है जब सारे मराठा सरदार खरदा में पेशवा के नेतृत्व या कहीं पेशवा के झंडे के तले एक हुए। दूसरे, इसमें निजाम की तरफ से दो महिला बटालियनें भी भाग ली थी। अब यही स्थिति है कि आगे होगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो अब सालबाई के संध के बाद की स्थिति क्लियर हो गई क्या मराठों की। ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि सालबाई के बाद माने प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद मराठों की क्या स्थिति है। और अब देखेंगे आप द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1806। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय का षड्यंत्रकारी स्वरूप, मराठों की आपसी रंजिश या के आपसी शत्रुता और बेलेजली की साम्राज्यवादी नीति। पेशवा है बाजीराव द्वितीय, उसका षड्यंत्रकारी स्वरूप, मराठों के आपसी झगड़े या आपसी रंजिश प्लस नए गवर्नर जनरल लॉर्ड बेजली की साम्राज्यवादी नीति। यह है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण। अब इसमें जो पेशवा है, पेशवा आपका रहेगा बाजीराव द्वितीय, षड्यंत्रकारी स्वभाव का था और अपने ही मराठा सरदारों को आपस में लड़ाने का काम करता था। और जिस सरदार का पक्ष भारी पड़ता था उसी के पक्ष में हो जाता था। सरदारों को लड़ाता था कि सब आपस में लड़ेंगे तो हमारा नेतृत्व बना रहेगा, और उसमें जो सरदार सशक्त पड़ता था उसी के पक्ष में हो जाता है। अब ऐसे राज को भगवाने बचाए बचे, उसी के पक्ष में हो जाता है। आप देखेंगे कि जब सिंधिया और होलकर आपस में संघर्षरत थे, सिंधिया और होलकर आपस में संघर्षरत थे, सिंधिया का पक्ष मजबूत पड़ा, सिंधिया का पक्ष मजबूत पड़ा। और तब जसवंत राव होलकर के भाई बिठू जी राव होलकर को धोखे से पेशवा ने मरवा दिया। इसलिए मरवाया कि सिंधिया हमको समझे हमारे खास। सिंधिया का पक्ष लेकर जसवंत राव होलकर के भाई बिठू जी होलकर को पेशवा ने मरवा दिया। और इससे जसवंत राव होलकर इतना उत्तेजित हुआ कि एक ही झटके में
सिंधिया और पेशवा दोनों को पराजित कर दिया। इतना ही नहीं किया, जसवंत राव होलकर सिंधिया को पराजित किया, पेशवा को पराजित किया और विनायक राव को पेशवा बना दिया। विनायक राव को पेशवा बना दिया, माने इसका सारा दांव उल्टा पड़ा। लड़ाया था आपस में, स्थिति क्लियर हो रही ना कि जसवंत राव होलकर और महादजी सिंधिया, माने सिंधिया होलकर को लड़ा रहा, सिंधिया मजबूत पड़ा, पेशवा सिंधिया के पक्ष में हो गया और सिंधिया को ये लगे कि पेशवा सिंधिया के पक्ष में है, सिंधिया ने धोखे से जसवंत राव होलकर के भाई बिठू जी होलकर को मरवा दिया। और तब जसवंत राव होलकर ने पूरी ताकत और जोश से अभियान किया, सिंधिया पेशवा दोनों को पराजित कर दिया। और पेशवा को पराजित जब कर दिया और पेशवा की जगह विनायक राव को पेशवा बना दिया। और तब देखेंगे अब पेशवा भगा और भागकर पहुंचा अंग्रेजों के पास। 31 दिसंबर 1802 को 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों से बसई की संधि कर ली। बसई की संधि कर ली, बसई की जो है संधि कर ली। और अब संधि जो हुआ कि सिंधिया और भोसले के संधि कर ली। अब मराठा सरदार आपस में लड़ पड़े रहे थे, लेकिन मराठों का चीफ है पेशवा, और पेशवा के अंग्रेजी संरक्षण में जाना मराठा सरदारों को अच्छा नहीं लगा। उनका नेता जो है, चीफ है, वो अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया। ये ना तो मराठा सरदारों को अच्छा नहीं लगा। अब सिंधिया और भोसले जब बसई की संधि कर लिया, अंग्रेजों से कर कौन रहा है? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच हो रही। मराठा सरदारों को ये अपनी स्वतंत्रता जाते हुए लगी और भोसले सिंधिया ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। यद्यपि अभी भी सब सरदार एक नहीं, होलकर स्वयं को युद्ध से अलग किया है, करेगा भी, कारण कि अभी वो सिंधिया से पेशवा से युद्ध किया था तो करेगा ही। ये युद्ध 2 केंद्रों और 3 उप केंद्रों पर लड़ा गया। उत्तरी केंद्र की कमान देखेंगे ये बताए 2 मुख्य केंद्रों और 3 उप केंद्रों पर लड़ा गया। उत्तरी केंद्र की कमान जनरल लेक ने संभाली। अंग्रेजों की तरफ से उत्तरी कमान जनरल लेक ने संभाली। इसके अतिरिक्त गुजरात, बुंदेलखंड, उड़ीसा 3 उप केंद्रों पर भी लड़ा गया। 17 दिसंबर 1803 को 17 दिसंबर 1803 को भोसले को पराजित कर अंग्रेजों ने भोसले को देवगांव की संधि के लिए बाध्य कर दिया
और अब भोसले देवगांव की संध से बेलजली की सहायक संध स्वीकार कर ली। माने भोसले सहायक संध स्वीकार किया। एली फिंस्टन को नागपुर में, भोसले की राजधानी है नागपुर में, रेजिडेंट रखा गया। माने उधर सिंधिया, महादाजी नहीं, महादाजी मर गया, सिंधिया को पराजित कर 30 दिसंबर को पराजित कर 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जुन गांव की संध के लिए बाध्य किया गया। पहली संध भोसले से हो रही, भोसले सहायक संध स्वीकार कर ली। दूसरी संध सिंधिया से हो रही है, लेकिन सिंधिया विधिवत सहायक संध अभी नहीं स्वीकार किया है। आगे चल के 1804 में सिंधिया विधिवत सहायक संध स्वीकार कर ले। तो अब हुआ क्या, जब पेशवा ने बसई की संध करके अंग्रेजी संरक्षण ले लिया तो सिंधिया और भोसले दो लोग सिर उठाए, दोनों को कुचल दिया गया, दोनों से सहायक संध करवा लिया गया। अब बचा तीसरा बड़ा सरदार होलकर। होलकर अभी तक शांत बैठा था। 1804 में होलकर भी इकट्ठे ससुरे सब लड़े होते, शायद कुछ परिणाम दूसरा होता। होलकर भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया और मुकुंदरा घाटी में मुकुंदरा घाटी में कर्नल मानसन को पराजित किया। होलकर मुकुंदरा घाटी में कर्नल मानसन को पराजित करने में सफल रहा। आगे बढ़ के दिल्ली को घेरा, होलकर ने दिल्ली को घेरा, लेकिन आक्टर लोनी दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। इसी समय लेक के द्वारा होलकर परास्त हो गया। अब होलकर पंजाब की तरफ भागा, इस उम्मीद से कि पंजाब से उसे सिखों की मदद मिल जाएगी और सिखों की सहायता प्राप्त करके वो अंग्रेजों को पराजित करेगा। लेकिन सिखों से उसे कोई सहायता की उम्मीद नहीं रही है, नहीं मिली। और अंत में मजबूर होकर होलकर ने लेक के सामने, जनरल लेक या लेक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और लेक ने 1806 में राजघाट की संध की। राजघाट की संध की देवगांव की संध कर रहा भोसले, सुरजी अर्जुन गांव की संध कर रहा सिंधिया, राजघाट की संध कर रहा होलकर। और राजघाट की संध से होलकर जो है, जनरल लेक जो है, वो होलकर के राज्य का एक बड़ा भाग ले लिया। साथ ही होलकर को राजपूत राज्यों पर से अपना अधिकार समाप्त करना पड़ा। लेकिन इसके बाद गवर्नर जनरल आया है सर जॉर्ज बार्लो। सर जॉर्ज बार्लो और सर जॉर्ज बार्लो ने घोषणा करके होलकर और सिंधिया के अधिकांश भाग उनको वापस कर दिए। बस द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त। अब देखेंगे
कि यहाँ 1806 से 1813 तक अंग्रेजों की तरफ से पुनः अक्रियाशीलता की नीति रहेगी और मराठे फिर इसका कोई फायदा वगैरह नहीं उठाए, बल्कि आपसी रंजिशों में ही मस्त रहकर अपनी शक्तियों को बर्बाद करते रहेंगे। और आगे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय तक मराठों की स्थिति युद्ध की नहीं थी, बाध्य होकर उन्हें अगला युद्ध लड़ना पड़ा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध देख लीजिए 1817-18। आगे देखेंगे बाजीराव द्वितीय वास्तव में जो गायकवाड़ है, बड़ौदा का गायकवाड़, वो अंग्रेजों का परम मित्र बन चुका है। और बड़ौदा का गायकवाड़ पेशवा बाजीराव द्वितीय से अपने कुछ मामले निपटाने के लिए अंग्रेज ससुरे हैं, वो कुछ न कुछ जुआ लगाए रहते। अंग्रेजों के कहने पर अपने कुछ मामले निपटाने के लिए गंगाधर शास्त्री को अपने दूत के रूप में पूना भेजा। पेशवा षड्यंत्रकारी स्वभाव का ही है। पेशवा उससे कोई वार्ता नहीं कर रहा, उसने गंगाधर शास्त्री को सूरत भिजवा दिया और वहीं पे धोखे से उसकी हत्या कर आया था। गंगाधर शास्त्री गायकवाड़ की तरफ से पेशवा से कुछ मामले निपटाने पर वार्ता कर, और पेशवा ने क्या किया, गंगाधर शास्त्री को सूरत भिजवा दिया, पूना से सूरत, और सूरत में उसकी हत्या करवा दी। ये हत्या पेशवा ने त्रिंबक जी दांगलिया से करवाई थी। अब आगे देखेंगे कि अभी हमने बताया था कि जो गायकवाड़ गंगाधर शास्त्री को भेज रहा है, अंग्रेजों के कहने पर भेजा था। अब अंग्रेज पेशवा दबाव डालना शुरू करेंगे, वो त्रिंबक जी दांगलिया को जो है अंग्रेजों के सुपुर्द करे। मजबूर होकर पेशवा को अपने मित्र त्रिंबक जी दांगलिया को अंग्रेजों को सौंपना पड़ेगा। लेकिन दांगलिया अंग्रेजी कैद से भागने में सफल रहेगा। अब अंग्रेज फिर से पेशवा पे दबाव डालेंगे कि उसको दांगलिया के बारे में जानकारी है, वो चाहे जहां से लाके दांगलिया को अंग्रेजों को सौंपे, और अंततः मजबूर होकर पेशवा बगावत कर देगा। गवर्नर जनरल है लॉर्ड हेस्टिंग, फिर विस्तारवादी आ गया नीत वाला लॉर्ड हेस्टिंग, और इस समय पूना में रेजिडेंट है एलिफिंस्टन। ये पूना में माने पेशवा के यहाँ रेजिडेंट था। लॉर्ड हेस्टिंग के कहने पर या के लॉर्ड हेस्टिंग के सुझाव पर एलिफिंस्टन ने पेशवा से नई संधि पूना की संधि
पूना की संधि, ये एलिफिंस्टन पेशवा से करवा रहा, तो पेशवा से पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाया। पूना की संधि के अनुसार पेशवा को मराठा संघ का नेतृत्व छोड़ देना, 4 लाख रुपए के बदले गायकवाड़ पर से अपने सारे दावे और अधिकार समाप्त कर देना था। साथ ही कुकड़ कोकड़ का कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को देना था। 3 शर्तें थी कि पेशवा जो है, अब वो अपना पेशवा तो रहेगा लेकिन पेशवा संघ का प्रधान नहीं रहेगा, मतलब पेशवा संघ को जो है मराठा संघ का नेतृत्व छोड़ना है। गायकवाड़ अंग्रेजों का मित्र है और केवल गायकवाड़ 4 लाख रुपए देगा पेशवा को, और पेशवा उस पर से अपने सारे अधिकार दावे छोड़ देगा, प्लस कोकड़ का कुछ क्षेत्र पेशवा अंग्रेजों को देगा। ये रही आपके पूना की संधि। कहने का मतलब पेशवा की टोटल स्वतंत्रता का अंत हो गया। अब आगे देखेंगे कि सिंधिया पर दबाव डालकर सिंधिया के इच्छा के विरुद्ध 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि की गई। ग्वालियर, और ग्वालियर की संधि हो रही है सिंधिया से, और संधि में सिंधिया को उसकी इच्छा के विरुद्ध पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का साथ देना पड़ा। जो पिंडारी सिंधिया के मित्र थे, उन्हीं पिंडारियों के दमन में सिंधिया को अंग्रेजों का साथ देना पड़ा। उधर नागपुर की स्थिति क्या है? नागपुर में रघु जी भोसले मर गए, उनकी जगह बैठे थे परसो जी भोसले। परसो जी भोसले अल्पवयस्क थे और अल्पवयस्क थे, जिसका विरोध कर रहे थे अप्पा साहब, और अंततः अप्पा साहब को अंग्रेजों ने 1816 में पहले ही अप्पा साहब को परसो जी भोसले का संरक्षक बना दिया था, और इस तरह से अंग्रेजों को नागपुर के भोसले के राज्य में भी हस्तक्षेप का अवसर मिल गया था। 1816 में स्थित क्या है कि होलकर, रघु जी मर गए, रघु जी भोसले द्वितीय होलकर, सॉरी गलत, रघु जी भोसले द्वितीय मर गए, उनकी जगह अल्पवयस्क बच्चा परसो जी भोसले माने शासक बना। अप्पा साहब परसो खुद माने अप्पा साहब जो परसो जी भोसले का विरोध कर रहे हैं। अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करके 1816 में अप्पा साहब को परसो जी भोसले का संरक्षक बना दिया, और इस तरह अंग्रेजों को यहां भी हस्तक्षेप का मौका मिल गया है। अब इधर देखेंगे, अब मराठा सरदार अपनी अपनी स्वतंत्रता खोने पर सब असंतुष्ट थे, असंतुष्ट है, बस किया धरा कुछ होता नहीं था। 5 नवंबर 17 को जिस दिन सिंधिया ने ग्वालियर की संधि पर हस्ताक्षर किया, उसी दिन पेशवा और कुछ ना हो सके, अभी वो पेशवा है, ने पूना रेजिडेंसी, रेजिडेंट का निवास जो है, रेजिडेंस में आग लगवा दी और उसे जलवा दिया। अब इसके बाद जनवरी 1818 में किरकी में, जनवरी 1818 में किरकी में, और फरवरी
1818 में कोरेगांव में अंग्रेजों ने पेशवा की सेना को पराजित किया। अंततः पेशवा को अंग्रेजों के समक्ष समर्पण करना पड़ा। उधर अप्पा साहब भी अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए और नागपुर के अप्पा साहब ने भी अंग्रेज रेजिडेंसी पे हमला बोल दिया। अंग्रेजों ने सीता बार्डी स्थान है में अप्पा साहब को पराजित किया और भगोड़े की स्थिति में माने भाग गए अप्पा साहब। 1840 में राजस्थान में अप्पा साहब मर गए। अंग्रेजों ने अब आगे क्या किया कि अब पेशवा पद, तीसरा युद्ध समाप्त हो गया है, पेशवा पद समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर में स्थापित कर दिया गया और लगभग संपूर्ण मराठा साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। लेकिन अंग्रेज हैं वो थोड़ी नैतिकता बचाए रखे। शिवाजी के एक वंशज को सतारा पर बल्कि ये कहिए शिवाजी के एक वंशज थे प्रताप सिंह को सतारा पर सहायक संघ के साथ बैठा दिया। सहायक क्लियर हो रहा ना, ये मराठा समाप्त। तो सतारा का राज शिवाजी का था, छत्रपति सतारा के शिवाजी। तो शिवाजी के एक वंशज थे प्रताप सिंह को शासक बनाया, उनसे सहायक संघ स्वीकार करा। 1839 में प्रताप सिंह मर गए, उनकी जगह अप्पा साहब शासक बने। अप्पा साहब के कोई संतान नहीं थी और 1848 में डलहौजी ने संतान न होने की स्थिति पर सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया और अब आगे मराठों का नाम भी कोई लेने वाला नहीं रहे। और इस तरह से अंग्रेज कंपनी और मराठों का संबंध समाप्त हुआ। आगे हम लोग देखेंगे आंग्ल सिख संबंध, आंग्ल सिख संबंध। और आज के लिए इतना ही रहेगा। कल हम लोग आंग्ल सिख संबंध देखेंगे। थोड़ा सा 10-15 मिनट समय ज़्यादा लगे, घंटे में शायद ना हो, 1.25 घंटे लगेगा। लेकिन कल हम लोग पूरा आंग्ल सिख संबंध और प्रथम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को देखेंगे। मतलब आंग्ल सिख संबंध कल हम लोग समाप्त करेंगे। किसी को जो चीज़ें देखी गई उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो उस पर चर्चा कर लिया जाए। आगे हम लोग कल इस पर चर्चा करें।